हेलो दोस्तों। आज हम बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताएंगे कि कैसे ही इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जाए और किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारा एग्जाम आसान वे में क्लियर हो सके। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बेसिक अपने बारे में देख लेते हैं कि क्या है मेरे बारे में। तो यहाँ पे हमने बीएचयू बीएससी मैथ्स दिया था 2014 और 15 में, जिसमें मेरा 2014 में 900 रैंक आई थी और 2015 में 250 रैंक आई थी। और एग्रीकल्चर में दिया था जिसमें से पहले साल सेलेक्ट नहीं हुआ था, जिसमें से 4000 रैंक आई और दूसरे साल 21 रैंक आई। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि क्या गलतियां थी कि जिसके कारण मेरा रैंक ये पहले साल में नहीं आ पाया और कैसे मेरा रैंक 21 आ गया। और इसमें क्या है मैथ्स वाले में कि आप 1200 रैंक तक बुलाया जाता है, तो यहाँ पे चांसेज रहता है, हाई नंबर आप चांसेज रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर 1100 रैंक है जनरल में या 1000 रैंक है, तो उस टाइम मेरा 900 के अप्रॉक्स रैंक आया था। यहाँ पे 21 अगर देखा जाए तो ये हमें याद है, और सब 250 52 ऐसा कुछ रैंक आया था। 912 13 यहाँ पे 4000 कुछ समथिंग आया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9000 से भी हम कैसे यहाँ पे इम्प्रूव करें 250 तक, या हम कैसे क्लियर कर दे पहले ही अटेम्प्ट में कि मेरा 250 रैंक आ जाए या 21 रैंक आ जाए। तो यहाँ पे हम इन सब चीजों को इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इनकी सहायता से हम कैसे किसी भी एग्जाम को हम क्लियर कर सके। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि नो योर रियल कंपटीटर। तो यहाँ पे अभी आने वाले समय में अभी देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डोंट कंपेयर विथ अदर्स। प्लानिंग क्या होना चाहिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, या स्पेशली बीएचयू एग्जाम के लिए, या कोई भी स्ट्रीम हो, तो यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है हमारे एग्जाम में, ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ और भी कुछ करना है कि नहीं, ये भी देखेंगे। और हम निगेटिव मार्किंग के हेल्प से, मतलब अवॉइड करके कैसे हम रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट है एनालाइज योर मिस्टेक। जो हम मिस्टेक कर रहे हैं हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि हम कर तो लेते हैं बट एनालाइज नहीं कर पाते हैं, तो जिसके कारण हमारा रैंक जो आना रहता है 20 वो आ जाता है 100 50 ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अच्छे से कर ले तो ये हमारा रैंक इम्प्रूव कर जाता है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि सबसे पहला पॉइंट पे कि नो योर रियल कंपटीटर। मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है एग्जाम के लिए, या ऐसा क्या है। तो सबसे पहला इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हमारा लड़ाई, हम जिसके साथ लड़ रहे हैं वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको हमें पीछे करना है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ फैक्ट बताते हैं जो हम 2014 में हमने एडमिशन लिया था, उसके बाद हमने तैयारी करके जो दूसरी बार रैंक लाए थे, तो उसके बेस्ड पे हम कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि जैसा ही 2014 में हमारा एडमिशन हुआ था तो उस समय जो बच्चे एग्जाम निकाले हुए थे, जिसमें से 70% स्टूडेंट, 60 से 70% स्टूडेंट जेई के स्टूडेंट थे, जो कि तैयारी करते हैं जेई का बट होता नहीं है, उनका प्राइवेट में हो जाता है, या जो चाहते हैं वो नहीं होता तो वो बीएचयू सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे होते हैं 15 से 25% 12th स्टूडेंट, जो 12th पास आउट होते हैं, उनका बेसिक अच्छा रहता है, वो एग्जाम को क्लियर करते हैं। और 10 यहां से 5 से 8% देखेंगे कि जो अदर्स होते हैं, जैसा कि इसमें आ जाता है कि बीएचयू में बीएससी फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट दे देते हैं, जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं बट उनका मन है कि हम बीएचयू से ही करेंगे, तो वो एक साल और ड्रॉप करके आप मतलब दे देते हैं एग्जाम, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है किसी किसी का, तो वो अदर्स में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ चीजें हमें आगे रैंक लाने में इम्प्रूव करेगी। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि डोंट कंपेयर विथ अदर्स। इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं करना चाहिए। टॉपर्स तो वही करते हैं, जो टॉपर्स वही होते हैं जो अच्छा करते हैं, तो हम उनको फॉलो करना चाहिए। बट हम ये रेफरेंस पॉइंट भूल जाते हैं कि उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हम समझेंगे रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज समझ लो कि आपको 100 स्कोर करना है, और ये बॉटम है जहां पे सब लोग रहते हैं 0 पे। बट होता क्या है कि हम 11th 12th में हम जेई का कोचिंग ले लेते हैं, तो जिनका आपका स्ट्रांग बेस स्ट्रांग हो जाता है, तो वो पहले ही हमको अगर 100 चढ़ना है, हमें 100 सीढ़ियां, तो ये 60 सीढ़ियां पहले ही चढ़ जाते हैं। अगर हम दूसरे पे बात करें जो 12th होते हैं, तो वो उनका तैयारी उस बेसिस पे नहीं होता है कि आप जेई के
कंपेयर कर सको। तो वो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि 40 है, वो 40 तक पहुंच जाते हैं यहाँ पे। और अदर्स में जो आते हैं वो हो जाते हैं कि बीएससी जो हम अभी बताए थे कि वो 1 साल तैयारी कर चुके हैं, फिर से दूसरे कहीं पे ले लिए हैं और फिर से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने से, तो वो आ जाएंगे अदर्स में, उनको हम 50 पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जेई के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पे जो टाइम रिक्वायरमेंट है ये कम चाहिए। यहाँ पे आप मान लो कि ये जो 4 आवर डेली चाहिए इनको पढ़ने के लिए, इतना तक पहुंचने के लिए 100। बट अगर यहाँ पे अदर्स में देखे तो उस लेवल की तैयारी नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5 घंटे भी लग सकते हैं इसी चीज को अचीव करने के लिए। अगर हम यहाँ पे 12th पास स्टूडेंट को देखें तो यहाँ पे आपको 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन का कैपेबिलिटी कितना है, कितना उसका स्ट्रांग बेस है, और कैसे हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसका मतलब अब समझ गए होंगे कि क्यों कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे से। ये 4 घंटा पढ़ेगा तब भी ये एग्जाम निकाल सकता है, बट जो 12th पास्ड है उसके लिए 6 घंटा चाहिए इस लेवल को अचीव करने के लिए। या हो सकता है अगर उसका कैपेबिलिटी कम है तो हो सकता है 7 घंटा भी लगे, या ज्यादा है तो 5 घंटा भी लगे। तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्लानिंग कैसी करनी चाहिए एग्जाम के दौरान। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं एग्जाम के दौरान। और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं एग्जाम के टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी कमांड है, तो वो सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सेकेंड में वो होनी चाहिए जो आपका इसके बाद हो, तो वो सेकंड में आ जाएगा। और थर्ड में जो आपका नहीं भी आता है बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं होगा फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और टाइम मैनेज का यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइम मैनेज का मतलब है कि यहाँ पे जैसे आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में होता है कि यार हम कोई क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं लेकर सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम टाइम मैनेज करें। तो यहाँ पे एक तरह से ऐसे किया जा सकता है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, आप मान लीजिए कि केमिस्ट्री सबसे पहले चूज कर लेते हैं, तो आप 20 मिनट केमिस्ट्री को दीजिए और उसमें जितने भी आसान क्वेश्चन है उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ आ रहा है बट इसमें टाइम लगेगा, तो उसको आप घेरा लगा सकते हैं कि हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए दूसरे फेवरेट सब्जेक्ट पे, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपके अनुसार डिपेंड करता है। तो आप उसमें भी 20 मिनट दीजिए, उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि लगभग हर एक पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन, या मान लीजिए 10 से 15 भी क्वेश्चन अगर आसान आते हैं तो आपके इतने टाइम में हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले टाइम में सेव कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे ही करके आप मान लीजिए कि 1 घंटे में आप आसानी से 15 मतलब 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगले जो 2 घंटा या 2.5 घंटा जितने भी बचे, आप अच्छे से उन घेरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जो आप छोड़े हुए हैं कि टाइम इसमें लगेगा। अगर इसके बाद भी टाइम बचता है तो सबसे लास्ट में जो आएंगे जिसको आप कठिन समझ रहे थे, उसमें भी आप कुछ देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन लास्ट में हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने इतना क्वेश्चन कर लिया, हम सेफ जोन में हैं, तो ये आपको आराम से सॉल्व भी हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और भी समझ लेते हैं कि बहुत से लोग देखे हैं कि बोलते हैं कि केमिस्ट्री को सबसे पहले करना चाहिए, बट यार किसी का हो सकता है कि केमिस्ट्री अच्छा ना हो, तो हमारे अकॉर्डिंग है कि पहला प्रायोरिटी में जो आप रखे हैं उसी को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको वही कॉन्फिडेंस दे सकता है। अगर दूसरा कर दिए, पता चला कि आया भी नहीं, तो आपका मोटिवेशन वहीं पे लो हो जाएगा और ये आपके एग्जाम के दौरान जो रैंक है इसमें अफेक्ट करेगा। तो हो सकता है आपका उस साल सिलेक्शन भी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा ध्यान देंगे इस बात को। अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। जैसा कि आप लोग बहुत लोग सर्च भी किए होंगे कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। मेरे टाइम भी जेई से क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर तो नहीं बोलेंगे ज्यादा क्वेश्चन आया था, बट जेई से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो भी स्पेशली केमिस्ट्री से। तो मेरा यही एडवाइस है कि अगर आप साथ में जेई का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं जेई को, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा,
क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप रट लिए वहां पे जाके भूल गए, तो ये आपको नहीं करना है। इसमें आपको समझ के सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछिए, तो इस तरह आपका रैंक और इम्प्रूव हो सकता है। प्रीवियस ईयर तो जरूरी है, ये आप समझ लीजिए कि 5 साल का तो आप सभी को करना है, बट इसके साथ साथ आप कर सकते हैं जेई प्रीवियस ईयर। बहुत से लोग पूछते हैं कि सिलेबस क्या है। यार सिलेबस यहाँ पे कुछ नहीं डिफाइन है। अगर हम देखें तो बहुत से लड़के जेई का ही एग्जाम देते हैं, वही क्वालिफाई भी करते हैं। जैसा कि हम पिछले में देखे भी हैं कि 60 से 70% वही लोग एडमिशन लेते हैं जो जेई की तैयारी किए होते हैं। तो एग्जामिनर भी समझता है कि पेपर हम टफ बनाएंगे तभी होगा, नहीं तो अगर आसान बनाएंगे तो सब लोग कर लेंगे। तो वो भी जेई का ही एक तरह से माना जाए तो रेफरेंस लेकर वो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि अवॉइड निगेटिव मार्किंग। यार हम बताए भी हैं सबसे पहले कि मेरा रैंक जो है 900 आया था पहले साल में, जो 2014 था, और 2015 में 250 आया था। इस साल बहुत ज्यादा निगेटिव मार्किंग होने के कारण मेरा रैंक बढ़ गया था। अगर मान लीजिए कि आपका 10 नंबर भी बढ़ता है तो बहुत ज्यादा रैंक इंप्रूव होगा। उसकी वजह से मुझे पहले साल हॉस्टल नहीं मिला था, बट अगर आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो। अगर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, अगर गलत कर देंगे तो आपका रैंक हो सकता है कि अगर हॉस्टल मिलना हो तो नहीं मिलेगा, अगर सिलेक्शन होना हो तो ना होगा उस साल। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, क्योंकि जितना आता है आप उतना ही सॉल्व कीजिए, दूसरों का मत देखिए, क्योंकि उससे ज्यादा निगेटिव मार्किंग ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देंगे। और सबसे लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज योर मिस्टेक। इसका क्या मतलब है? यार हम क्या करते हैं ना कि बहुत सारे पेपर हम क्या है कि सॉल्व कर लेते हैं, बट एनालाइज नहीं करते। हम देख लेते हैं कि यार मेरा 200 आ रहा है, हो जाएगा, बट यार एग्जाम में कोई नहीं जानता कि जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं वही आ जाएगा। तो इसलिए ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको रैंक इंप्रूव करना है। यहाँ पे लिखा गया है कि स्पेशली फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट क्या है कि जैसे हम लोग भी थे, तो हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं करते हैं कि यहाँ पे जैसा कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट आप उस क्वेश्चन को घेरा लगा के बार बार टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। इसमें भी 2 तरह के मिस्टेक हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या मिस्टेक हो सकते हैं। पहला तो मिस्टेक होता है कॉन्सेप्ट वाइज मिस्टेक। दूसरा में हम ले लेते हैं कि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भी हो जाता है मिस्टेक हमारा, या है कि हम फार्मूला भूल गए हैं। तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग का यहाँ पे रिमेम्बर लिख देते हैं। यहाँ पे इससे आप समझ जाएंगे कि आप फार्मूला भूल गए या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। और कॉन्सेप्ट वाइज, तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपका दिक्कत है तो आप कोई भी यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे। आजकल सब कुछ पड़ा है यूट्यूब पे, आप वहां से टॉपिक उठाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बार बार कॉन्सेप्ट सेम आता है और आपको करना ही पड़ेगा अगर अच्छा रैंक लाना है तो। और कैलकुलेशन मिस्टेक में है कि आप इस चीज को देख सकते हैं कि प्रैक्टिस करके हम कैलकुलेशन को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि बीएचयू बीएससी एजी और बीएचयू बीएससी मैथ। यहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे नीट वाले भी स्टूडेंट आ जाते हैं, बायो वाले। तो यहाँ पे ये चीज है। यहाँ पे है कि सिर्फ जेई के होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन लो होता है इसके कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे सीट भी कम है, यहाँ पे सीट ज्यादा है, और ये जेई के साथ साथ नीट वाले भी बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसके वजह से कंपटीशन ज्यादा हो गया। और क्या चीज है कि यहाँ पे आपको एक्यूरेसी देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए 80 से 90%, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत किए तो आपका रैंक नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। बट यहाँ पे आपको सुधरने का मौका रहता है, यहाँ पे दोबारा आ सकता है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा है कि एक्यूरेसी अगर हम देखें परसेंटेज में, तो यहाँ पे आप 70 से 80% भी है, या 60 to 75 लिख लें, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का चांस रहता है। बट अगर इसमें गलती किए तो यहाँ पे आप बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे कि कैसे हम एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा करें। ये तभी हो सकता है जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस किए हों, और इसमें भी है कि आप कर लेंगे प्रैक्टिस, बट उतना जरूरत होता नहीं है एग्रीकल्चर के कंपेयर में देखा जाए तो।